सुप्रभात। आप सभी मित्रों को मैं डीपी यादव फिर से अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज को लेकर चल रहे हैं और आज उस सीरीज की अंतिम कड़ी आपके सामने प्रस्तुत हो रही है और भारतीय स्वतंत्रता किस तरीके से हमको प्राप्त हुई ये बातें हम लोग समझें। और आज की सीरीज में एक छोटा सा टॉपिक जो हम लोगों की भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित है उसकी आज हम लोग चर्चा करते हैं और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। प्रिय साथियों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि भारत कैमरन मिशन के द्वारा जब कैमरन मिशन भारत में आया 24 मार्च 1946 को, वह लगभग सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया और यह बात हुई कि अब भारत में एक संविधान गठित किया जाएगा, संविधान बनाया जाएगा और उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। इंग्लैंड में क्लेमेंट एटली की सरकार बन चुकी थी और वह सरकार ने घोषणा कर चुकी थी कि भारत को बहुत जल्दी आजाद कर दिया जाएगा। इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं और पहली हेडिंग छोटी सी आपके सामने एटली की घोषणा। प्रश्न हमसे पूछा जाता है, क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की या कब तक स्वतंत्र करने की घोषणा किया। ठीक है, तो इसकी घोषणा कब हुई? यदि ये बात किया जाए एटली की घोषणा, तो एटली ने 20 फरवरी 1947 क्लेमेंट एटली की घोषणा कब आई? तो 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली की घोषणा हुई और क्लेमेंट एटली ने इंग्लैंड की संसद लॉर्ड कॉमन सभा में यह घोषित किया कि भारत को जून 1948, ध्यान रखिएगा, भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यह एटली की घोषणा रही। एटली ने यह घोषणा कर दिया, क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा कर दिया कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ऐसी उसने घोषणा 20 फरवरी 1947 को किया और भारत में लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारतीय गवर्नर जनरल बनाया और इस तरीके से मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत में अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला और क्लेमेंट एटली की तरफ से पहले से उसको ये निर्देश था कि आपको भारत में जाना है और केवल भारतीय स्वतंत्रता किस प्रकार से प्रदान की जाए इसके विषय में विचार करना है। जिसकी वजह से जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत में आए तो वे भारत के प्रमुख जितने भी राजनीतिक नेता थे उन राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करने का प्रयास किया। इस मुलाकात में उन्होंने सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों से मिले। ध्यान रखिए, ये पूछा जाए कि लॉर्ड माउंटबेटन किन किन कांग्रेस नेताओं से या सर्वप्रथम किससे मुलाकात की, क्योंकि उस समय कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए सर्वप्रथम लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू से मिले। कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद से मिले। अबुल कलाम आजाद के बाद सरदार पटेल, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सब से मुलाकात किया। इन मुलाकात में महात्मा गांधी ने सीधे शब्दों में कहा कि हम किसी भी प्रकार से भारतीय विभाजन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, भारत में विभाजन नहीं हो सकता है, हमें पूर्ण भारत की आजादी चाहिए। कहा कि यदि कांग्रेस भी इस विभाजन के लिए तैयार होती है तो उसे उस विभाजन को हमारी लाश से करना पड़ेगा। ऐसा वक्तव्य महात्मा गांधी का रहा। अबुल कलाम आजाद ने कहा कि मैं कभी भी भारत का विभाजन नहीं चाहा और न ही आज मैं चाहता हूं। अर्थात अबुल कलाम आजाद ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि वह किसी प्रकार से भारतीय विभाजन के पक्ष में नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधे शब्दों में यह कह दिया कि उन्हें पाकिस्तान से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। इन सब बातों के बाद एक बार फिर से
लॉर्ड माउंटबेटन महात्मा गांधी से मिले, और जब महात्मा गांधी से मिले तो महात्मा गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन को एक सुझाव दिया कि यह अंतरिम जो सरकार है वह जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार को जिन्ना को सौंप देनी चाहिए और जिन्ना देश के प्रधानमंत्री बने। कुछ बताया जाता है कि इस बात पर महात्मा गांधी की इस विचार पर जिन्ना भी कुछ सहमत दिख रहे थे, लेकिन उस समय उनके दो प्रमुख शिष्य, महात्मा गांधी के दो प्रमुख शिष्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने विशेष रूप से महात्मा गांधी पर दबाव डाला और वह दबाव कामयाब हुआ और इस विषय को या जिन्ना को भारतीय संविधान, भारतीय स्वतंत्रता सौंपी जाए, भारतीय राजनीति सौंपी जाए, इस पर महात्मा गांधी पीछे हट गए। और एक बार लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लैंड गए और इंग्लैंड इंग्लैंड से आने के बाद उन्होंने भारतीय विभाजन के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसे हम लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से पुकारते हैं। आइए देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना पूछा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब आई? डेट याद रखिएगा, 3 जून 1947। 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई। क्योंकि यह लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा यह प्रस्तुत की गई थी, इसलिए इस योजना को हम मन-बाटन योजना के नाम से भी बुलाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, या इसी को हम लोग मन-बाटन योजना कहते हैं। इस तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन फिर से भारत में आए और इस बार उन्होंने सरदार पटेल को सर्वप्रथम भारतीय विभाजन के लिए स्वीकार कर लिया, या कह दिया जाए कि सरदार पटेल को सर्वप्रथम भारतीय विभाजन के लिए सहमत किया। और सरदार पटेल ने कहा कि हम जिन्ना आजादी चाहते हैं, जिन्ना बंटवारा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं मैं नहीं जानता, अब भारत का बंटवारा मैं स्वयं चाहता हूं। इसलिए देखिए, ध्यान रखिए, दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कभी आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय विभाजन को स्वीकार करने वाले प्रथम कांग्रेसी नेता कौन थे? सरदार पटेल थे। लॉर्ड माउंटबेटन सर्वप्रथम किस कांग्रेसी नेता से मिले थे? तो जवाहरलाल नेहरू से मिले थे। इस तरीके से एक योजना आई लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, जिसे हम बेंटन योजना या मन-बाटन योजना कहते हैं। बताया जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन के साथ इनकी पत्नी लेडी बेंटन भी भारतीय विभाजन या कहा जाए भारतीय स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों को मनाने का प्रयास किया। और इस तरीके से एक योजना आई और उस योजना में भारतीय विभाजन की नींव रखी गई। तो इस प्रकार से कभी प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सी योजना है जिसके द्वारा भारतीय विभाजन हुआ, भारत को दो भागों में बांटा गया। तो वह योजना आपकी थी मन-बाटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947। प्रिय साथियों, इस योजना में यह बात की गई कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और उसे 2 राष्ट्रों में रखा जाएगा। एक हिंदू बाहुल क्षेत्र भारत, जो कि भारतीय एकता का प्रतीक होगा, और दूसरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जो कि पाकिस्तान होगा। दूसरी बात कि भारत के लोग एक अपना संविधान निर्मित जो किए हैं, उस संविधान के द्वारा, जो संविधान सभा के द्वारा संविधान बन रहा है, उस संविधान के द्वारा भारतीय शासन की व्यवस्था होगी। लेकिन जो उसे अपनाना नहीं चाहते हैं वे अपनाने के लिए स्वतंत्र। देशी रियासतों के लिए इन्होंने कहा कि जो भी देशी रियासतें भारत में मिलना चाहती हैं वे भारत में मिल सकती हैं, और जो स्वतंत्र रहना चाहती हैं वे स्वतंत्र रह सकती हैं। इस प्रकार से माउंटबेटन योजना आई और इसके बाद इंग्लैंड संसद में भारत विभाजन अधिनियम पेश हुआ। ध्यान रखिए, एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947, उन्होंने कहा जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। फिर लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, जिसे हम मन-बाटन योजना के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद
नंबर आता है भारत विभाजन अधिनियम। भारत विभाजन अधिनियम, या इसी को आप कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंग्लैंड सरकार ने कब पारित किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि जो पारित हुआ वह 18 जुलाई 1947। इंग्लैंड के संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को प्रेषित हुआ और उस पर बहस होने के बाद वह 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया और भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। और इस तरीके से 18 जुलाई 1947 को यह अधिनियम पारित हुआ और इसमें यह निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इस तरीके से 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तथा उसके एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को एक भारत से बढ़कर नया राष्ट्र बना जो कि पाकिस्तान के नाम से जाना गया। ध्यान रखिए, स्वतंत्रता की बात किया जाए कि पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ, तो पाकिस्तान की स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 को। भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो भारतीय स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को। इस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता भारतीयों को प्राप्त हुई, लेकिन उसके लिए भारतीयों को एक बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा और अपने हृदय का एक टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में बांटना पड़ा। और इस तरीके से पाकिस्तान भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र रूप में विश्व राजनीति के सामने आए। महात्मा गांधी का यह विचार था कि धीरे धीरे यह पाकिस्तान के लोग समझेंगे, वहां के नेता समझेंगे और उन्हें समझने के बाद हो सकता है कि पाकिस्तान कभी भारत का फिर से भाग हो जाए। लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि ऐसा आज नहीं हो पाया और आज हम सभी लोग जानते हैं कि यदि हमारा सबसे बड़ा विरोधी यदि कोई है तो वह पाकिस्तान है। कारण यही है कि यही से, क्योंकि इसकी बंटवारे से सांप्रदायिकता की आग फैली हुई थी और आज भी पाकिस्तान कहीं न कहीं इस सांप्रदायिकता की आग को फैलाता रहता है, उसको बढ़ाता रहता है और इसे बढ़ाने की वजह से ये समस्याएं होती है। जिस समय की बात है, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में, कई छोटे छोटे भूस्वामियों में बटा हुआ था, या कह सकते हैं उस समय छोटी छोटी रियासतें थी, जिन रियासतों को एकीकृत करने का काम, इकट्ठा करने का काम सरदार पटेल ने किया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। यदि पूछा जाए कि भारतीय एकीकरण करने वाले कौन थे, तो भारतीय एकीकरण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत को एक करने वाले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बताया गया जिस समय हमारा भारत बटा उस समय यह बात आई जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वह पाकिस्तान की ओर, जितना हिंदू बाहुल क्षेत्र है वह भारत की ओर होगा। विशेष रूप से यह पंजाब में यह बात की गई कि कौन सा क्षेत्र, पश्चिमोत्तर प्रांत में कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में होगा, कौन सा क्षेत्र भारत में होगा, और उसके लिए चुनाव कराया गया। और चुनाव में पाकिस्तान ने कुल कबायली मतों के द्वारा पश्चिमोत्तर प्रांत, वर्तमान का बलूचिस्तान को भारत के कब्जे में पाकिस्तान के कब्जे में कराने में सफल हो गए। और ऐसी स्थिति में सरदार पटेल ने प्रयास किया और कुछ ऐसे विवादित राज्यों को, विवादित भूस्वामियों को भारत में मिलाने का प्रयास किया। और उसमें सबसे बड़ी बात आई जम्मू कश्मीर। जिस समय जम्मू कश्मीर की बात किया जाता है, जो समय जम्मू कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह नलवा थे, जो स्वतंत्र रूप में पाकिस्तान को रखना चाहते थे, जबकि पाकिस्तान के एक राजनेता शेख अब्दुल्ला वे जम्मू कश्मीर का भारत में
विलय चाहते थे। ऐसी स्थिति में एक बार पाकिस्तान छलपूर्वक जम्मू कश्मीर को अपने ओर मिलाने का प्रयास किया, क्योंकि यह क्षेत्र लगभग 75% मुस्लिम आबादी वाला राज्य था, लेकिन इसके शासक हिंदू हरि सिंह नलवा थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपने में मिलाने का प्रयास करता था और उसे अपने में मिलाना चाहता था, जिसकी वजह से जब पाकिस्तान ने देखा हरि सिंह नलवा तैयार नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी ने अपनी सेना को कबायली सेना को रूप दिया, कबायलियों का रूप बनाया और उसे जम्मू कश्मीर में भेज दिया। जब जम्मू कश्मीर की तरफ वह सेना आगे बढ़ी तो हरि सिंह नलवा के पास कोई अपना विकल्प नहीं बचा और ऐसे में हरि सिंह नलवा भागते हुए जवाहरलाल नेहरू से मिले और जम्मू कश्मीर को शेख अब्दुल्ला के माध्यम से भारत में मिलाने का निर्णय किए और इस तरीके से एक मजबूत राज्य जम्मू कश्मीर विलय पत्र के द्वारा भारतीय स्वराज में मिला दिया गया। और इसके बाद भारतीय सेना पाकिस्तानी कबायली सेना पर टूट पड़ी और धीरे धीरे 27 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा 27 अक्टूबर 1947 को पूरी तरीके से इस पाकिस्तानी सेना को बाहर करके जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र करा दिया। लेकिन यह विवाद चल ही रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इस विवाद को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले गए और वह आज भी एक विवाद का कारण बना। जहां तक पाकिस्तानी सेना वापस जा चुकी थी वहीं से उस विवाद को रोक दिया गया, जिसकी वजह से आज भी भारत का कुछ भाग जिसे हम LOC या पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र कहते हैं, इस क्षेत्र पर भारत का कब्जा न होकर आज भी पाकिस्तान का कब्जा बना हुआ है और जिसे हम पाने के लिए उद्यत हैं, प्रयासरत हैं। और ये बहुत दिनों की बात नहीं है, कुछ समय ऐसा आएगा, कोई ऐसा दिन होगा जो कि यह LOC और हमारे कब्जे में होगा और हम ये भारत का एक राष्ट्र होगा। इस तरीके से एक जम्मू कश्मीर का विवाद, ये जो भयंकर विवाद रहा, आज भी ये कायम है। इसके अलावा दो ऐसी रियासतें थी जो कि न तो भारत में मिलना चाहती थी न तो पाकिस्तान मिलना चाहती थी। उसमें एक छोटी सी रियासत सौराष्ट्र गुजरात में जूनागढ़ की रियासत थी। कहाँ की थी? जूनागढ़ की रियासत। जूनागढ़ की रियासत थी जहां पर जनसंख्या पूरी हिंदू थी, लेकिन शासक मुस्लिम। वे भी स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन अंततः उन्हें भारत को मिलाया गया या कहा जाए उन्हें मतदान के लिए तैयार कराया गया और जूनागढ़ में मतदान हुआ फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में जूनागढ़ में मतदान कराया गया और इस तरीके से जूनागढ़ जनमत के द्वारा भारत में मिला दिया गया। ठीक है, कभी यह पूछा जाता है जूनागढ़ किस तरीके से मिलाया गया, तो जनमत के द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिला दिया गया। तीसरी रियासत आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना की हैदराबाद रियासत थी, जो कि उस समय की एक विशाल रियासत थी। हैदराबाद जो भारत के बीच में स्थित थी, यहाँ की स्थिति वही थी, जनसंख्या पूरा हिंदू, शासक मुस्लिम। हैदराबाद के नवाब घोषणा कर चुके थे कि वे किसी भी प्रकार से अपने रियासत को भारत में नहीं मिलाएंगे और धीरे धीरे ये पाकिस्तान सेना के या पाकिस्तानी राष्ट्रों के समूह या उनके साथ ये समझौता करने पर विचार करने लगे। ऐसे में एक बार फिर से सरदार पटेल सामने आए, जब उन्होंने देखा कि हैदराबाद के नवाब पाकिस्तान के साथ मेल मिलाप अधिक बढ़ा रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी बुला रहे हैं, दावत बुला रहे हैं, दावत करने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कहीं ऐसा न हो कि हैदराबाद को पाकिस्तान में मिला दिया जाए। इसलिए भारतीय सेना ने 1948 में नवंबर 1948 में सैनिक कार्रवाई किया और सैनिक कार्रवाई करने के बाद हैदराबाद को भारत में मिला लिया। ये तीनों विलय देखिए, जम्मू कश्मीर को भारत में किस तरीके से मिलाया गया, विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने इनके ऊपर अपना अधिकार कर लिया और दिसंबर 1947 में यह विवाद
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया, जो आज भी एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है। दूसरा, जूनागढ़ में फरवरी 1948 में चुनाव कराया गया, जनमत कराया गया, जो जनमत भारत के पक्ष में रहा और जूनागढ़ को जनमत के द्वारा भारत में मिला लिया। तीसरा, हैदराबाद के ऊपर सैनिक कार्रवाई की गई और उस सैनिक कार्रवाई के द्वारा नवंबर 1948 में हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। इस तरीके से हमारा भारत एक राष्ट्र रूप में, एक शक्तिशाली राष्ट्र रूप में उभर कर सामने आया, जो आज पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को दिखा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे हमारा भारत और भी अधिक शक्तिशाली होगा और इस विवादित क्षेत्र एलओसी को भी अपने कब्जे में लेने का प्रयास करेगा। आज यहीं तक। जय भारत, जय हिंद।